नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली न्यूज की करंट अफेयर्स की एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कवर करूंगा और उसको कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो भी आपके लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से ये न्यूज आपकी कलेक्ट की जाती है और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और आगे जाने से पहले, आगे चलने से पहले मैं आप सभी को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होते हैं वहां पर आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही दोस्तों जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका टेलीग्राम चैनल है वो @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है, सेम चैनल के नाम से। तो आप उसे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, अपडेट्स होती हैं, उसको अवेल करने के लिए जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे। देखिए आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो जीएस पेपर 1 से लिंक्ड होगी, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में जो आपका फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर बोल लीजिए, उसको हिंदी में दावानल बोलते हैं, वनाग्नि भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहां पर क्या है, हमारे लिए ये न्यूज यहां पर फ्रेम की गई। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया फॉरेस्ट फायर जो है आपका कैलिफोर्निया में लग गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका वाइल्ड फायर लिखा गया है जिसको फॉरेस्ट फायर भी बोलते हैं, भाई ये है क्या, क्यों इसको यहां पर रखा गया। तो ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से डायरेक्टली जाके कोरिलेट होगा, जो जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि भैया हमारे यहाँ उत्तराखंड वाले एरिया में आप हमेशा देखते हैं कि न्यूज आती है कि यहां पर तो भाई आग लग गई है ना, तो जंगल में आग लग गई है। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो कैसे इसको मिटिगेट किया जाए, क्या इसके लिए प्रावधान उठाए जाने चाहिए, किस तरीके के वृक्षों को वहां पर लगाया जाना चाहिए और किस किस तरीके के मतलब वहां पर उपाय उठाए जाने चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे पाइन वगैरह का आप पेड़ देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्या नुकीले होते हैं। अब नुकीले होते हैं और बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो वो क्या वैसे भी प्रोन है ना, मतलब फायर के लिए, और वहां पर फिर आग लग जाती है तो बहुत ही विस्तृत जो क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, उस पर उसका ऋणात्मक प्रभाव बहुआयामी आधार पर देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए इसको कवर करते हैं। तो यहां पर जो रेफरेंस है आपका, अभी कैलिफोर्निया में आपके जो वहां पर फॉरेस्ट फायर की घटना देखी गई, ठीक है ना, जो हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 2000 के बाद से अगर उन्होंने एक सर्वे, मतलब एक डेटा लेके, एक डेटा दिया है, एक टाइम फ्रेम लेके कि भैया 2000 के बाद से 10 सबसे बड़ी जो है आपकी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो चुकी हैं। उसमें से आपकी 2018 का जो इन्होंने हाईलाइट किया है यहां पर, जिसको ये बोल रहे हैं मेंडोसिनो, है ना, मतलब मेंडोसिनो है, मेंडोकिनो बोल लीजिए, कॉम्प्लेक्स फायर, वो आपका उसमें सम्मिलित है। और वो जो है आपका यूएसए का उसकी पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्या है, फॉरेस्ट फायर है, ठीक है ना। 1970s के बाद ये बताते हैं कि जो आपका यूएसए वाला पार्ट है, आपका यूएसए वाला पार्ट है, उसके वेस्टर्न पार्ट में आप जब देखेंगे ना यूएसए वाला पार्ट, तो उसके वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर जो फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसमें 400% का इंक्रीमेंट देखा गया है, वृद्धि देखी गई है, ठीक है ना। अब जो अगर यूएसए का आप देखेंगे तो यूएसए में देखेंगे तो नॉर्थ और जो आपका मध्य वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है कैलिफोर्निया में, वहां पर फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई हैं, उसके कारण वहां पर जो ये बता रहे हैं किस तरीके के लॉसेस हुए हैं, उसमें एक एग्जांपल रख रहे हैं ये कि ये 4 लाख जो आपका एकड़ है उसमें से, मतलब उस एरिया में फैले हुए जो वहां के जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, वो उससे क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें मतलब कैलिफोर्निया यूएसए की बात कर रहे हैं ये, तो वहां पर ये बताते हैं कि भैया 2 जो है आपके डिस्टिंक्ट सीजन में वहां पर कैलिफोर्निया में आपके इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। पहला कौन सा सीजन है, तो पहला जो आपका सीजन है वो मिड ऑफ जून टू मिड सितंबर तक है। देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर तभी आग लगेगी वहाँ पर, है ना, जंगलों में। आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और उसके बाद बताया उन्होंने कि व्हेन द हॉट एंड ड्राई वेदर रिजल्ट इन
the occurrence of forest fire and this fires occurs mostly in the inland and high altitude forest। मतलब ये ज्यादातर किन क्षेत्रों में देखा जाता है, तो एक तो ये अंतर्देशीय देख लिया इन्होंने, इनलैंड है ना, अंदर वाला क्षेत्र, जैसे भारत का ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो इनलैंड कौन सा पार्ट हो गया, ये अंदर वाला हो गया पार्ट आपका, तो इसको बोल दिया गया इनलैंड। और हाई एल्टीट्यूड, जैसे अपने यहाँ ऊपर में आप हाई एल्टीट्यूड वाला पार्ट देखेंगे, तो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में जो आपका पार्ट है वो देख लीजिए हिमालय वाला, चाहे ये वाला, तो ये हाई एल्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया ना, वैसे ही वहां पर भी जो अधिक ऊंचाई वाले जो फॉरेस्ट है उन जगहों पर ये घटनाएं जो है वो ज्यादा तौर पे देखी जाती हैं। दूसरा जो मौसम ये बता रहे हैं सेकंड सीजन वहां का, फ्रॉम मिड अक्टूबर टू अप्रैल सीजन, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी कहीं पर आएगा तो मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा, पूरे वर्ल्ड का आपको दिमाग में जो है क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। ये फैक्ट्स को यहाँ पर रखकर जो है ऐसे देखेंगे तो अपने को समस्या होती है, लेकिन वो जो है पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है आपका, है ना, नॉर्मल। तो जो ये सेकेंड सीजन है आपका, वो आपका मिड ऑफ अक्टूबर से अप्रैल के बीच में बोला जाता है, और इसमें एक विंड का नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे लिए कि भैया ये जो आपका संता आना विंड है वो जो है इस तरीके की घटनाओं को वहां पर अंजाम देने के लिए, है ना, वो जो है वो क्या है वहां पर उत्तरदायी है, ठीक है ना, जो आपकी संता आना विंड है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो ये फॉरेस्ट है आपका मोस्टली नियर अर्बन एरियाज सीम्स टू बी इन द वुड्स, ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों के आसपास के जंगलों में इस तरीके की आग वहां पर देखी जाती है, ठीक है ना, जो आपकी वाइल्ड फायर की, फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं। और इस सीजन में जो वहां पर फॉरेस्ट फायर की जो घटना देखी गई है वो बोला गया कि जो पहले के कंपैरिजन में ये जो है 3 टाइम्स जो है वो फास्टर हो गई है ना, 3 गुना अधिक तेज हो गई है, ठीक है, नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि फायर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ इकोनॉमिक लॉसेज इन द लास्ट 2 डिकेड्स। जो सेकंड सीजन की बात कर रहे हैं उसमें जो लॉस होता है तो बोल रहे हैं कि 80% जो है आपका आर्थिक नुकसान जो है उसके लिए ये उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना कि संता आना विंड्स जो है वो क्या है, तो ये जो है और इसकी कहां पर किस ऐसी ज्योग्राफिकल जो ऐसी कौन सी कंडीशन सिचुएशन जहां ये जनरेट होती है, और इसका नाम जो है किसके नाम पे पड़ा, तो ये जो नाम है आपका कैलिफोर्निया में, आपको पता है कि एक घाटी है आपकी, ठीक है ना, जो ऑरेंज काउंटी बोला जाता है, ठीक है ना, संता आना वैली है ऑरेंज काउंटी में कैलिफोर्निया में, उसी के नाम पे इसका नाम संता आना जो है आपका, सांता आना जो है विंड पड़ा हुआ है। सांता आना जो है आपका सदर्न कैलिफोर्निया में मतलब अवस्थित है, वहां पर वो जनरेट होती है, वहां चलती है। तो ये है कि आपका एक तरीके का डस्ट स्टॉर्म है दैट रन्स थ्रू द कैनियन वैली, कैनियन मतलब घाटी, सकरी घाटी को बोला जाता है कैनियन, टुवर्ड्स द कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड संता आना। अब भैया जो कोस्टल प्लेन है तो एक तो वो पहले से गर्म है हवा, ऊपर से वहां से निकली वो, तो और क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं किस तरीके से फॉरेस्ट फायर को वो वहां से ड्राइव करेगी, उसको कैटलाइज करेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद लिखा गया है कि ये जो विंड है एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखा जाए तो इसका जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, तो जैसे आप डायरेक्शन देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप तो दीज आर यूजुअली सीजनल विंड। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये सीजनल विंड होती क्या है, वैसे नाम से पता चल रहा है, लेकिन आप बताइएगा कि लैंड ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है, और सीजनल विंड्स क्या होती है, परमानेंट विंड्स क्या होती है। इसके बारे में एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिख के आप लोग पोस्ट करिएगा। आज के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, कि जो विभिन्न प्रकार की पवनें होती हैं, है ना, जो ये विंड की बात कर रहे हैं, हिंदी में वो पवन हो जाएगा, विंड हो जाएगा। तो परमानेंट और टेम्परेरी जो विंड होती है वो कौन कौन सी होती है, उसके अंदर क्या क्या वर्गीकरण किया गया है, विथ एग्जांपल आप लोग लिख के दिखाइएगा, ठीक है ना। और ये बता रहे हैं कि ये जो सीजनल विंड है और ये जो है आपकी अक्टूबर से मार्च के बीच में फ्लो होती है और अपने पीक कंडीशन में जो पहुंचती है ये दिसंबर में पहुंच जाती है। और ये जो आपकी पवनें हैं वो तभी उत्पन्न होती हैं जब आपका हाई प्रेशर जो आपका सिस्टम है वो कहां पर जनरेट होता है, जो हाई एलिवेशन आपका डेजर्ट है, कहां पर, जो ग्रेट बेसिन में, है ना, यूएसए की बात कर रहे हैं, सियरा निवेडा आपने देखा होगा, रॉकी माउंटेन्स, उसके बीच में ये आपका ग्रेट बेसिन है, तो वहां पर जो है ये क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो ये जो विंड्स है इनका जो फ्लो है आपका डाउनवर्ड है और क्रॉस द डेजर्ट है, ठीक है ना। और उसके अलावा दे अचीव एक्सट्रीमली ड्राई हॉट एंड रैपिड मूवमेंट, जितनी ड्राई होगी, जितनी हॉट होगी, जितना टेंपरेचर डिफरेंस किसी जगह में कम होता है उतनी तेज वहां पर मूवमेंट होती है। इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझिए कि जैसे अगर ठंडी में आप ब्लैंकेट के अंदर हैं और बाहर से किसी ने आपको ठंडा हाथ लगाया तो बहुत ज्यादा करंट जैसा लगता है, क्यों, क्योंकि अंदर और बाहर टेंपरेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो जितना ज्यादा जो टेंपरेचर का डिफरेंस होगा वैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है और उसी हिसाब से आपकी क्या देखी जाती है, विंड की मूवमेंट देखी जाती है ना, सब को रिलेट
बिल्कुल इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। इसके बाद देखेंगे आप, ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमिडिटी, अब आर्द्रता होगी कहाँ भैया, जब वो मरुस्थल से होके आ रहा है। इन द सांता आना, जो आपके सांता आना विंड्स है, द वेजिटेशन ड्राइज अप, वो क्या होते हैं, जो वहां की जो वनस्पति है वो बिल्कुल शुष्क हो जाती है, विच मेक्स द वेजिटेशन अ बेटर फ्यूल फॉर फायर, तो भैया वो फिर फायर के ईंधन के रूप में काम करने लग जाती है। अब यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में लिखा हुआ है, जलवायु के बारे में, तो ये जो आपकी जलवायु है वहाँ पर वो किस, मतलब ये जो कंडीशंस हैं, जलवायु जो स्थितियां हैं वो कब उत्पन्न होती हैं, तो ये आपकी वहाँ पर मॉइस्चर जो है, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर गेट्स हियर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो आपका विंटर सीजन होता है उस टाइम पे यहाँ पर मोस्टली जो है मॉइस्चर वहाँ पर प्राप्त होता है। बट द वेजिटेशन हियर ड्राइज अप इन द समर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल एंड हॉट टेम्परेचर, कोई भी जो है जो गर्म स्थान है वहाँ पर यही तो कंडीशन होगी, यूनिवर्सल है ये तो आपका, लैक ऑफ रेनफॉल और हॉट टेम्परेचर, विच इवेंचुअली एक्ट्स एज अ फायर फॉर द फायर, फ्यूल फॉर द फायर है दरअसल, है ना, जो अंततः जो प्रज्वलन का काम करती है। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे एक कारण लिखा गया है, तो भैया ये भी कारण आपका हर डिजास्टर के संदर्भ में आप इसको कोट कर सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस, जब से आप देखेंगे 90s के बाद से, जैसे इंडिया को ही ले लीजिए, अब क्या हो गया कि जो अर्बनाइजेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव है, शहरों में ज़्यादा अच्छे रोजगार की, स्वास्थ्य सुविधा की, है ना, शिक्षा की, सारी चीज़ों की सहूलियत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोग जाके बसना जो है वो पसंद करते हैं। तो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ पर वृक्षों की कटाई की जाती है, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है कि इंक्रोचिंग फॉरेस्ट फायर्स नोन एज अर्बन, जो आपका फॉरेस्ट लैंड इंटरफेस है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, दिस एरिया इज कंसीडर्ड ससेप्टिबल टू फॉरेस्ट्री, मतलब वो अति संवेदनशील माना जाता है फिर उस क्षेत्र को, ठीक है ना। दूसरा ये है कि यूएसए का जो फॉरेस्ट सर्विस है उसने मतलब इज नाउ ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट्स पास्ट मिस्टेक्स थ्रू द यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल और कूल बर्निंग्स, तो इन्होंने के टेक्निक्स का यूज करके उसको मिटिगेट करने की कोशिश की है, उसको रेक्टिफाई मतलब उसको सुधारने की कोशिश की है। उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है एक आपका कूल बर्निंग का कॉन्सेप्ट, इसको आप अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ इस तरीके के उपाय अपनाए जाने चाहिए उत्तराखंड में जो आगजनी की घटना है, जो फॉरेस्ट फायर की घटना है उसको रोकने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है ये कैसी है, ये आपकी कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली इन अ स्मॉल लोकलाइज्ड वे टू लिमिट द अमाउंट ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल इन एनी एरिया, तो कोई भी क्षेत्र है वहां पर जो वनस्पतियां हैं उसकी मात्रा को सीमित करने के लिए कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली जो है वहाँ पर कोई स्थानीय तरीके से वहाँ पर लगी हुई जो आपकी आग है फॉरेस्ट फायर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ये कि इसमें करेंगे क्या कि जो आपका वेजिटेबल फ्यूल का काम करने वाले जो भी वहाँ पर आयाम हैं उनको वो क्या करेंगे, कम करेंगे, उसके द्वारा फिर वहाँ से जो दावानल की जो भी आपकी घटना है उसको रोका जा सकता है ना। तो जो सामान्य आग होगी वो आपकी दावानल में बदलेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका फ्यूल से कनेक्शन वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो एक जो यहाँ पर समाधान दिया सॉल्यूशन कि स्पीसीज ऑफ फ्लेमेबल ट्रीज सच एज, जो आपके यूकेलिप्टस है, पाइन है, मतलब नुकीले वाले जो आपके हाई एल्टीट्यूड वगैरह में पाए जाते हैं, तो ऐसे जो आपके प्लांट्स हैं उनको वहाँ पर उनके प्लांटेशन से बचना है, जो सेंसिटिव है पहले से ही फॉरेस्ट फायर के लिए, है ना, तो उसको अवॉइड करना है। ये आपका इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पर फॉरेस्ट्री में अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी मानव विकास गतिविधियां हैं, वो उन क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए, उसकी अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी न्यूज़ थी, इसको कवर कर लिया अपन ने, और ये डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो आपकी सांता आना विंड्स है उसके जो है मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होती, किस तरीके का मूवमेंट, उसके बारे में है, नॉर्मल सा मैप है ये। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है नेशनल काउंसिल की। देखिए जब उनके लिए बिल लाया गया था तभी ये बात की गई थी कि भैया इनके लिए एक स्पेसिफिक जो एजेंसीज हैं जैसे कि उनकी स्थापना करना है जो उनके कल्याण के लिए काम कर सके, उनके अधिकारों के बारे में काम कर सके और उनको जो है समाज के सभी वर्गों के समान स्तर पर लाकर खड़ा किया जाए, ठीक है ना। तो उसी में ये आगे की पहल है आपकी, अभी हमारी केंद्र सरकार ने सेटअप किया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, ठीक है ना। तो उसमें वो किस धारा के अंतर्गत किया है, तो जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन बिल था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, उसकी जो आपकी सेक्शन 14 है ना, उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। तो ये जो है आपका सेटअप किया गया है
इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछेगा कि किस धारा के अंतर्गत इसको क्या है कि मतलब सेटअप किया गया है ना। तो उसमें ये बोला गया था कि भैया जो एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाए जो उनके अधिकारों के बारे में और उनको जो है सामाजिक कल्याण के लिए उनके उनके अवसरों को जो है वो समानता के स्तर पर लाकर उनको उपलब्ध कराने के लिए जितने उनके कल्याण से संदर्भित आयाम है उनको सबको वहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए ऐसी एक स्पेसिफिक एजेंसी का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नोटिफिकेशन जो है आपका कब आया, तो 21 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। सरकार हमेशा नोटिफिकेशन लाती तभी तो किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करेगी। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका 2014 का मतलब जो आपका 2014 का केस था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखिए नाच फाउंडेशन का भी नाम आपने सुना होगा रेगुलर, ठीक है ना। जब भी आप इस तरीके के ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बात करते हैं तो वो जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था आपका, है ना, ये केस का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि भैया जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो आपके थर्ड जेंडर है। क्या है, थर्ड जेंडर है। तब तक दो ही जेंडर होते थे, अब आप फॉर्म भरते होंगे तो वहां पे थर्ड जेंडर का ऑप्शन आता है। तो जो अब इसके लिए कौन जो है वो जिम्मेदार होंगे, तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड इसके जो एक्स ऑफिसियो मेंबर के बारे में बताया गया, तो जो आपके संघ मंत्री होंगे, सामाजिक न्याय और जो आपके अधिकारिता से रिलेटेड हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मतलब जो वो मंत्री हैं वो इस कमेटी में जो ये आपकी काउंसिल बनाई जा रही है उसके वो एक्स ऑफिशियो होंगे, क्या, चेयरमैन, और जो वाइस इसके प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे आपके, जो इसके क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, किसके, स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, ये जो बिल था आपका 2019 का उसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले तो भैया कोई प्रावधान करेंगे तो अभी तक उनको आइडेंटिटी क्राइसिस था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मेल है कि फीमेल है कि क्या है। तो भैया हमारे यहाँ एक ही चीज़ सोचते थे आदमी कि मतलब वो जो है उनको जो शिखंडी हिजड़े उस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जब आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड या कोई भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइन करेगी कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि जो भी व्यक्ति जिस आइडेंटिटी में जन्म लेता है और जैसे जैसे उसका विकास होता है तो अगर उसके लक्षण उसके आइडेंटिटी से मेल नहीं खाते तो उनको ट्रांसजेंडर में रखा जाता है। उसके अंतर्गत सब आ जाएंगे, LGBT जो आप जितना सोच सकते हैं उसमें, है ना, जो आपके सारे कुछ आते हैं उसमें, जैसे लेस्बियंस हैं, गे हैं, उसमें बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, सब आते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हमारे यहाँ क्या किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आप किसी में भी देख लीजिए, चाहे आप नेशनल जो आपका मतलब चिल्ड्रंस के लिए राइट्स के लिए जो कन्वेंशन हो, चाहे कुछ भी उठा कर देख लीजिए, वो वैसी ही चीज़ है। यहाँ पर भी उसको वैसे ही डिफाइन किया गया, कोई भी व्यक्ति जो मतलब जन्म के समय जिस लिंग में वो जन्म लेता है, अगर जैसे उसके विकास के साथ साथ उसकी जो भी हरकतें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसके जो जन्म के समय लिंग था, है ना, मेल था या फीमेल था, उससे अगर मैच नहीं खाता तो फिर उसको बोला जाता है कि भैया ये जो है आपका ये ट्रांसजेंडर के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अब इसके अंदर किसको किसको इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें आपके ट्रांस मैन आ जाएंगे, ट्रांस वुमेन आ जाएंगे, है ना, और जो भी आपके इंटरसेक्स वेरिएशंस के अंदर जेंडर क्वीर्स हैं और पर्सन्स विद सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब बहुत ही व्यापक परिभाषा के अंतर्गत इनको अब जो है पहचान वहां पर रखी गई है उनकी, जैसे आपके किन्नर और हिजड़ा जो कि पहले भी शामिल माने जाते थे उसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो है सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, आइडेंटिटी को सर्टिफाई करने के लिए कि भैया आप हैं, ताकि उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो कुछ वैसा भी प्रावधान किया गया होगा। तो वही किया गया है यहाँ पे कि इसमें क्या किया गया है, इस एक्ट में कहा गया था कि जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो स्वकथित लिंग पहचान का अधिकार होगा। तो सही बात है ना भैया, जिसकी पहचान है वो खुद डिसाइड करेगा कि वो किस मतलब लिंग के अंतर्गत है, कि कोई दूसरा आदमी करेगा। अभी तक यही हो रहा था, इसीलिए इसको सुधार करके गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया। तो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का उनको राइट दिया गया है। इसके अलावा जो इसमें प्रोहिबिशन किया गया है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण के खिलाफ जो प्रतिषेध लाया गया है वो ये है कि इसमें सभी तरीके के जो है डिस्क्रिमिनेशन को वहां पर क्या करते हैं, प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कोई भी अगर डिनायल ऑफ सर्विसेज, कोई भी जो सर्विसेज नॉर्मल आदमी को अचीव हो रही है, अगर वहां पर उनको देने से मना किया जाता है तो वो यहां पर प्रतिबंधित है। उसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर उनसे किसी भी तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जाता है, अनुचित व्यवहार, तो वो भी प्रतिबंधित किया गया। अब इसमें अधिकार की बात कैसे, नॉर्मल है, जैसे सबके लिए फंडामेंटल राइट्स है, इनको तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, तो ऐसे लोगों को जो है यूएन वगैरह की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है एक संज्ञा देती है, बोलते घोस्ट सिटीजन है, कोई अधिकार ही नहीं है। इसमें प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह भी आ जाएंगे, आपके ट्रांसजेंडर्स भी आ जाएंगे, तो ये एक
एक टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें किस तरीके के अधिकार देंगे, तो पहला ये कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी भैया उसका इक्वल एक्सेस देंगे इनको। उसके अलावा इनको अवसरों की समान उपलब्धता करवाएंगे, इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज इनको अवेलेबल कराएंगे, फैसिलिटीज को। इसके बाद जो है कहीं पे भी मूव करने का, कहीं पर भी निवास करने का, किसी भी संपत्ति का मतलब उस पर अधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार है सभी की तरह इनको भी समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इनको जो आपकी पब्लिक और जो कोई भी प्राइवेट ऑफिस है उसमें वो उनको काम करने के लिए जो है वो भी समान स्तर पर उनको अवसर वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जो पनिशमेंट की प्रोविजन है इस बिल के अंतर्गत कि कोई भी अगर अपराध किया जाता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ, है ना, ट्रांसजेंडर्स के साथ अगर किसी भी तरीके का अपराध किया जाता है तो उनको जुर्माने के अलावा फिर उनको 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, अगर उनको लिंग के आधार पर उस तरीके के विभेदीकरण का सामना करना पड़े तो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली। तो परिषद के जो कार्य हैं, फंक्शन है, क्या होंगे अब नॉर्मल समझिए भैया। ये जो है आपकी रिव्यू करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी जो भी आपकी गतिविधियां चल रही हैं ऑल डिपार्टमेंट्स में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको एड्रेस करेगी, उनकी शिकायतों का निवारण करेगी, वो है ना, ये मान लीजिए कि ये ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म है एक तरीके का उनके लिए, है ना, वो उपलब्ध कराना। उसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगी, जो भी प्रकार्य है, फंक्शन जिसको बोला जाता है, उसको वो संपादित करेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये एडवाइस भी देगी आपको, है ना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में अगर कोई पॉलिसी बनाना है, कोई स्कीम लाना है, कोई लॉ बनाना है ना, कोई परियोजना है, तो उसके निर्माण पर फिर ये क्या करेगी, केंद्र सरकार को स्पेशलाइज्ड वहां पर एडवाइस देगी। इसके अलावा ये मॉनिटर भी करेगी, इवेल्युएट भी करेगी कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट्स की, जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं। भैया कानून बनाया गया या मान लीजिए कोई स्कीम बनाई गई तो स्कीम बनाने का जो मोटिव होता है वो तो सही होता है, लेकिन अगर उसके इंप्लीमेंटेशन जो है सही से नहीं होता तो जो उसका लक्ष्य होता है वही क्या हो जाता है, वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसकी जो भी आपकी प्रभावशीलता है उन कार्यक्रमों की, नीतियों की, उसकी निगरानी और मूल्यांकन भी यही करेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये आपका जीएस पेपर 2 लिखा हुआ है कि अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया। अब देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये तो आपका जीएस पेपर 3 में भी आएगा ना, तो ये मेनली जो डोमेन है जीएस पेपर 3 का, इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, है ना। सिलेबस को रोज देखिए, जब वहां क्वेश्चन आएगा आप आराम से डील कर ले जाएंगे। बस कंसिस्टेंट जो है ये सीरीज आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते रहिए, ऑनेस्टली, है ना, अपने प्रति ईमानदार रहना जरूरी है आपको, है ना। अपने प्रति रहेंगे तो आपकी वो ईमानदारी ऑलरेडी दिखेगी, आपकी मेहनत दिखेगी। ठीक है, तो इसमें जो न्यूज़ है वो ये है कि अनिल अंबानी के खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी की जो आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, दिवालिया प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है। अब देखिए हमको इससे मतलब नहीं कि अंबानी जी के साथ हुआ, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इंसॉल्वेंसी होता क्या है। ये इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्सी आपका कोड था, आईबीसी कोड बोलते हैं, है ना, जो आपका 2016 का था, उसके अंतर्गत क्या था प्रावधान, दो तरीके की चीजें हैं। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या हो गया कि भैया वो जो है दिवालिया हो गया, और बैंकरप्सी मतलब उसको क्या बोल दिया गया कि इसको घोषित कर दिया गया। दो चीजें हैं ये। तो अब इंसॉल्वेंसी मतलब वो पे नहीं कर पा रहा है, जो भी लोन वगैरह लिया होगा कहीं से तो वो उसको रीपे नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कुछ प्रावधान निकालना था गवर्नमेंट को, तो ये कोड लाया गया। उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान है, जैसे डीआरटी बोला जाता है। अब डीआरटी का मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो जब भी केस वहां दर्ज होगा जो इस संदर्भ में आएगा, तो उसमें पहले प्रावधान 180 दिन का था, जिसमें अब जो है आपका 2016 से फिर 90 दिन का और जो है उसमें टाइम बढ़ा के 270 कर दिया गया। अब डीआरटी के अंतर्गत दो वर्जन है आपके कोड टाइप का, मान लीजिए उसको। तो एक आपका बोला जाता है एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और दूसरा बोला जाता है डीआरटी का मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अब इसमें या तो कोई कंपनी होगी, है ना, या जो है आपकी इंडिविजुअल होगी। कंपनी दो तरीके की होती है, एक अनलिमिटेड होती है, एक लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड नाम से हिसाब लगाइए कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे लॉन मतलब नहीं लोन की वापसी कर पाती है, तो जो भी एसेट्स उस कंपनी के नाम है उसे बेचकर रिकवरी की जाती है ना, उससे संदर्भित कोई भी जो प्रॉपर्टी होगी तो उससे जो कोलैटरल के रूप में रखी गई होगी। लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। और अनलिमिटेड में क्या होगा कि अगर कोई लोन में डिफॉल्ट करता है तो पर्सनल कमर्शियल जितनी भी उनकी एसेट्स है सबको बेच के रिकवरी कर सकता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि दो कंपनियां होती है, क्या आपकी लिमिटेड हो गई और एक आपकी अनलिमिटेड हो गई। तो दोनों में जो है आपके कोलैटरल की बात की जाएगी। लिमिटेड का मतलब ही लिमिटेड जो आपकी क्या होती है, जो आपकी वहां पर उत्तरदायित्व है आपका वो लिमिटेड होता है। लाइबिलिटी बोल दीजिए उसको, ज्यादा टेक्निकल और बिल्कुल सही शब्द है वो, लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो जो लिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब जो कोलैटरल रख के आपने लिया है वहां पर लोन, तो सिर्फ अगर रीपे नहीं करेंगे तो वही ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि उनकी वाइफ का, उनके बच्चों की संपत्ति को भी अर्जित कर लिया जाए। ये हो गया लिमिटेड का कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड का मतलब जैसे अमिताभ बच्चन जी की जो कंपनी थी ड्रीम्स अनलिमिटेड, है ना, सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो वहां पर अगर आप कोई लोन में इस तरीके का डिफॉल्ट देखा जाता है तो जो भी पर्सनल
प्रोफेशनल उनकी जो भी उससे संगत जो भी रहती हैं एसेट्स सारी की सारी बेच के बैंक रिकवरी कर सकता है। इसीलिए जो है उनकी जो है कार वार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सारी चीज़ें जो थी वो नीलाम हो गई थी उस टाइम पे, है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है, अब यही चीज़ें इसमें बताई गई होगी। तो इसमें क्या हुआ कि भैया ये जो गारंटी है, इसमें जो ऋण की गारंटी दी जाती है वो इंडिविजुअल की हो जाती है, ठीक है ना। और एनसीएलटी जो है आपका वो किसको किसको ट्रीट करता है, ये आपका कंपनीज के लिए है। और कैसी कंपनीज के लिए, जब मतलब लिमिटेड कंपनीज का जब केस आएगा कहाँ जाएगा, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब अगर कोई इंडिविजुअल है या तो फिर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है तो वो जाता है आपका डीआरटी के पास। अब यहाँ पर किसकी चर्चा होगी, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात की गई है तो, है ना, तो वहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ जाएगा। उसी की मुंबई पीठ ने जो बेंच है आपकी, उसी ने बोला कि भैया अनिल अंबानी जी के खिलाफ जो है दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की उन्होंने अनुमति दी और चालू करवा दी। उनके पास जो है अभी जो 2 कंपनीज हैं उसके 1200 करोड़ जो थे वो ड्यू है, इसीलिए जो है ये जो प्रोसेस स्टार्ट की गई वो उन्होंने एसबीआई से लिया था। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ से लिया उन्होंने, किसको दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है पर्सनल इंसॉल्वेंसी की, तो इसमें क्या होता है एनसीएलटी द्वारा अंतरिम समाधान दिया जाता है, कोई भी पेशेवर जो होता है प्रोफेशनल उसके द्वारा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपको एनसीएलटी का मतलब क्या, जो लिमिटेड कंपनी, अब ये लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है जो परिसंपत्तियों की सूची है जिससे इनको मतलब रीपे का जो है नहीं कर पाए तो अब वो उसको वसूलेंगे, तो जो भी इनकी एसेट्स हैं उनके बारे में जो भी लिस्टिंग वगैरह होगी वो उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन करेगी वो किसके साथ करेगी, आईआरपी के साथ करेगी। आईआरपी का मतलब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो रीपे किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इन्हीं एसेट्स के द्वारा किया जाएगा जो कोलैटरल में रखा गया था, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद है कि जो भी आपकी पर्सनल गारंटी के लिए रखा जाता है इस केस में बैंक उसी को क्लेम कर सकती है, उसी के ऊपर आधार है उसका, उसकी पर्सनल एसेट्स पे नहीं है, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स की जो है या फिर उनकी कोई दूसरी कंपनी के जो शेयर है वहां से वो उसको रिपे नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वही लिखा गया है कि बैंक जो है पत्नी या बच्चों की संपत्ति पर भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती। अब जो है आपकी व्हाट हैपेंस टू अनिल अंबानी आफ्टर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज ओवर, तो भैया जो कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया होती है उसी की तरह जो कोई भी बिजनेसमैन होता है उसकी जब भी आपकी व्यक्तिगत दिवालापन जो भी कार्यवाही चल रही है वो पूरी हो जाएगी तो फिर वो नए सिरे से वापस से भी अपना लोन वोन लेने के लिए बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है कोलैटरल जो डिपॉजिट की जाती है या जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसी से रिपे ले सकती है, बैंक रिकवरी वहीं से कर सकती है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। इसमें लिखा गया है कि अंबानी जो के बारे में कि विल बी फ्री टू रन अदर बिजनेसेस विच आर नॉट अंडर इंसॉल्वेंसी, तो सीधी बात है ना भैया, जब वहीं पर उनकी जो है उत्तरदायित्व तो जो है उनको स्थापित किया गया उनके लिए, है ना, कि इंडिविजुअल है तो वही कोलैटरल के थ्रू तो जो और बिजनेस है वो चलते रहेंगे, है ना, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो और मतलब उन व्यवसायों को वो रन कर सकते हैं अभी भी जो समय पर ऋण और दायित्वों को पूरा करने में शिक्षा मतलब सक्षम है, मतलब डेप्ट्स और ऑब्लिगेशंस को, है ना, वहाँ पर क्या निभाने के लिए वो सक्षम है। तो नॉर्मल सी न्यूज़ है, इसमें एनसीएलटी इंपॉर्टेंट था जो अपन ने देख लिया, उसमें 2 वर्जन थे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखेंगे और ये आपका ब्यूरो ऑफ जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड है, देखिए मानक वहाँ पर स्थापित करना, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये संस्था है। तो इसने अभी क्या किया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पर बताए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो इसको प्रिपेयर किया है वो कौन किया, बीआईएस किया, वही करेगा भैया। पेयजल जो है आपकी आपूर्ति प्रणाली, उसके लिए इन्होंने मानक मसौदा जो है तैयार किया है जो पाइप के माध्यम से जिसकी आपूर्ति की जाती है। अब इसका क्या है, शीर्षक क्या है, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज, ठीक है ना, पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं, पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अब इसमें क्या है, इसके जो आपके पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज है, सेक्शनल कमेटी जो है आपकी, उसने जो है इसका ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया था, है ना, वो बीआईएस के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखेंगे आप, तो आपने ये सुना भी होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका पेयजल का जो आपूर्ति गुणवत्ता वाला जो प्रबंधन प्रणाली है, इसमें क्या किया जाता है कि ये जो पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा है इसमें के लिए आवश्यकताएं नामक ये जो मसौदा है वो बीआईएस जो है आपकी उसके अंतर्गत जो है उसको क्या किया गया, तैयार किया गया है, रेपिटेशन है। उसके बाद देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो आपने सुना होगा जल जीवन शक्ति, जो आपका जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत 2024 तक का
जो बात की जा रही है ना, 2024 तक की, उसमें नल कनेक्शन के माध्यम से सभी जो आपके ग्रामीण शहर है वहां पर जो भी ग्रामीण घर हैं आपके, वहां पर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। उसी टारगेट को अचीव करने के लिए ये तैयार किया गया था। अब इसमें क्या है, एक जो प्रोसेस डिसाइड की गई है, इसमें स्टार्ट कैसे होती है, तो भैया सबसे पहले वाटर सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जल स्रोत की पहचान की जाती है, जैसे कि इसमें सरफेस वाटर भी है और इसमें क्या अंडरग्राउंड वाटर की बात की गई है ना, सच एज रिवर, वाटरफॉल और रिजर्वायर। तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने जो मानक तय किया है इंडियन स्टैंडर्ड्स में, वो 10,500, जो आपका 10,500 जो है वो निर्धारित किया गया है आईएस। ठीक है ना, इसमें क्या है कि जो भी आपके इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है ये, है ना, जिसमें आपके हैवी मेटल्स भी आते हैं, जिसमें आर्सेनिक है, पीएच वैल्यू वाटर आ गए, टर्बिडिटी भी आ गई और टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स भी आ गए, है ना। तो सबको उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, यहाँ तक कि कलर और ओडोर को भी। ठीक है ना। इसके बाद अब देखेंगे तो जो लिखा गया है कि ये जो आपका ड्राफ्ट है उसमें जो भी आपकी गाइडलाइंस दी गई है उसमें बताया गया है कि जो भी आपका क्या होगा, जो आपका उपचार, जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उसमें जो है शुड बी टेकन एवरी 4 आवर्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब क्या कि जो भी आपका वाटर सैंपल है उसको 4 घंटे के अंतर्गत वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट से उसको क्या किया जाएगा, नमूने के रूप में उसको लेकर उसकी जांच किया जाएगा। साथ ही ये जो प्रोसीजर है उसके तहत घरों के स्तर पर भी जल के जो भी आपकी यादृच्छिक नमूने हैं आपके, ठीक है ना, जो रैंडम सैंपल्स हैं उनको भी कलेक्ट करके उनकी जांच की जाएगी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस क्या है वाटर की, जल की, तो इसके अनुसार जो भी वितरण प्रणाली है उसमें आपका ऑटोमेशन मोड पे उसको वहां पर विशेष बल देके उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो जहां तक भी संभव है वहां पर डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग का क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इस टाइप की चीज़ों को आप बिल्कुल वैसे भी आ ही गया, इसको मिस मत किया करिए, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन इसको फ्रेम किया जाता है ना। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपका कंट्रोलिंग लीकेज इन द वाटर नेटवर्क। तो भैया जो भी वाटर नेटवर्क है वहाँ पर लीकेज को रोकना। आप देखते हैं ना रोड में पाइपलाइन से पानी निकल रहा है तो उतना पानी जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए इस टाइप की व्यवस्था की गई है। इसमें इसेंशियली डिवाइड किया जाता है कई सेक्टर्स में, जो आपकी पाइपलाइन है उसी को जो है बोला जाता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब मीटरिंग एरिया है, एंड वेयर फ्लो मीटर्स आर इंस्टॉल्ड टू डिटेक्ट लीक, जो भी लीक वगैरह हो रहा है वहाँ पर, तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए जो है वहाँ पर फ्लो मीटर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो बल्क वाटर मीटर्स है ना, कैन बी अरेंज्ड इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय सप्लायर्स फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड ऑडिट, अल्दो प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक मीटर शुड ऑल्सो बी मेड, है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, घरेलू मीटर का भी प्रावधान किया जाना चाहिए इसमें बोला गया है, और इसमें जो है आपकी बल्क वाटर मीटर की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए, ताकि जो भी आपका जल वितरण प्रणाली है, जो आपकी सप्लाई है, उसकी बेहतर रूप से निगरानी और ऑडिट किया जा सके। इसमें क्वालिटी की भी बात की गई है, जल की गुणवत्ता के संदर्भ में कि भाई जागरूकता लाना है, स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। तो उसके लिए आप देखें कि नीति आयोग जो है उसने एक आपका क्या निकाला है, इंडेक्स भी निकाला है, बहुत सारे इंडेक्स निकाले हैं, तो इस संदर्भ में एक निकाला है जिसको समग्र जल प्रबंधन सूचकांक बोला जाता है। और भी कई सारी आपकी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, जैसे अटल भू जल योजना है आपकी, अटल जो आपकी भू जल जियो जल योजना है 2019 की, जल जीवन मिशन है आपका। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण कदम है वो सरकार ने लगातार उठाए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि टर्की ने अभी जो है आपके गैस भंडार की खोज की है ना, बहुत बड़े भंडार की खोज की है, उसी संदर्भ में है ये आपकी न्यूज़, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका जीएस पेपर 2 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए। अब ये तो पूछेगा नहीं कि तुर्की ने कहाँ ढूंढा है आपका, है ना, लेकिन प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन सा क्षेत्र है आपका। तो ये ब्लैक सी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा जो है नेचुरल गैस का लार्जेस्ट रिजर्व बोला जा रहा है कि उसकी खोज की गई है। इसकी जो घोषणा है वो आपके टर्की के राष्ट्रपति जी ने किया है। उन्होंने बताया कि जो आपका ब्लैक सी है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना, बाय ड्रिलिंग शिप नेम्ड जो आपका फतेह है। तो जो ड्रिलिंग शिप है उसका नाम फतेह है, जिसके द्वारा इसको खोजा गया है। और बोला जा रहा है कि यहां पर जो आपकी संभावना है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस की है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो टर्की ने 2023 तक इस गैस से जो है एक्सट्रैक्शन जो है मतलब निकालने का या उसको यूज करने का, प्रारंभ करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2023 में ही वो जो है आपका टर्की एक रिपब्लिक रूप के मतलब रिपब्लिक कंट्री के रूप में उसका 100 नंबर का एनिवर्सरी पूरा हो जाएगा, 100 वर्ष पूरा हो जाएगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो है तुर्की द्वारा जो खोजा गया ये आपका नेचुरल गैस का जो रिजर्वॉयर है, जो रिजर्व है, वो जो है टर्की का जो तट है वहां से लगभग जो है आपका 100 नॉटिकल माइल जो है नॉर्थ में ब्लैक सी में अवस्थित है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये सब जो है जोग्राफिकल लोकेशन वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपका गैस रिजर्वॉयर है इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 2100 मीटर अबव द वाटर सर्फेस। मतलब जो आपका ये पानी की सतह से 2100 मीटर की क्या है
मतलब गहराई में अवस्थित है, और वहाँ से जो है इसे गैस को निकालने के लिए जो ड्रिलिंग की जाएगी वो 1400 मीटर बिलो सी लेवल तक की जाएगी, सी लेवल से 1400 मीटर तक की जाएगी गहराई में। इसके बाद देखेंगे कि इसका महत्व क्या है, तो सीधी बात उनकी इकोनॉमी में होगी। इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है किसमें, यूएसए से इंपोर्ट में। तो ये जो है इंपोर्ट बिल जो है आपका वो पहुंच चुका है वहाँ पर $41 बिलियन। अब जब डोमेस्टिक में मतलब वो निकाल लेंगे इस तरीके के रिसोर्स को, फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो जो उनका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो उनकी इकोनॉमी है उसमें पैसा बचेगा, उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, जो उनके पास पैसे बचेंगे तो अपने देश के विकास में, समुचित अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में विकास करने में, सामाजिक कल्याण करने में वो वहां पर उसको यूज कर पाएंगे। तो उनकी अर्थव्यवस्था का जो है सशक्तिकरण होगा, है ना। तो वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। और वही चीजें हैं। और बताइएगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और जो डेफिसिट वाले दोनों अकाउंट है उसके आयाम क्या है। एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स से हर साल मिलता है इससे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप, तो यहां पर लिखा गया है कि उनका जो व्यापार घाटा है वो कम करेंगे, चालू घाटा काटा, जो मैंने आपको बता दिया घाटा, ठीक है ना। इसके अलावा जो रीजनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहाँ पर टर्की और ग्रीस में ये नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है ना, जो विवादित जल क्षेत्र है। अब वहाँ पर इस तरीके से टर्की ने वहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर तेल और गैस की जो भी डिस्कवरीज है, खोज, उसको लेकर हमेशा जो है विवाद बना रहता है टर्की और ग्रीस में। और वहाँ पर काफ़ी टेंस जो है कंडीशन बनी हुई है। और टर्की और ग्रीस दोनों हैं वो नाटो के आपके मेंबर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टर्की और साइप्रस को देखेंगे आप, तो टर्की ने जो है आपके जो आपका साइप्रस का एनर्जी एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटीज है वो उन्होंने नियर द कोस्ट ऑफ साइप्रस बाय टर्की कंटिन्यू टू कॉज टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण उनके बीच में तनाव है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो ये आपका गैस रिजर्व है इज 1/3 ऑफ द जोहर गैस फील्ड इन इजिप्ट। जो इजिप्ट का आपका जोहर गैस फील्ड है, एक फैक्ट और मिल गया आपको, है ना। तो उसके जो वो बहुत बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा गैस भंडार है वो, तो भूमध्य सागर के पास में, तो उससे भी बड़ा है। और उसका जो साइज है वो 3 टाइम्स है, मतलब जो आज का खोजा गया है इसका 1/3 है पहले वाला जो आपका जोहर गैस भंडार है इजिप्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर मैप भी लिखा हुआ है, जो मतलब दिखाया गया है, लिखा क्या हुआ है, तो ब्लैक सी है और ये वाला एरिया है, और यहाँ पर आपका जो है ये ड्रिलिंग शिप है जिसने खोजा है ना। आप ऐसे देख रहे होंगे, ग्रीस है आपका, टर्की है आपका, ये इस्तांबुल वाला एरिया है, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे हम, और यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये चोरा चर्च जो है आपका कंट्रोवर्सी है, रिलेटेड है। ये जो वर्तमान में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये जो है ये चर्च जो यहाँ पर है जो चर्चा में आया, इसका जो निर्माण सर्वप्रथम किया गया था वो आपका 4th जो है आपकी सेंचुरी में किया गया था, 4वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा जाए तो आज की जो बिल्डिंग है वो जो आज दिखाई देती है वो आपकी 11th सेंचुरी में बिल्ड की गई थी एज अ चर्च, है ना। और आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ऑटोमन अंपायर ओवर कुंस्तुनतुनिया, और कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता है 1453, है ना। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है, आप हमेशा सुनते होंगे, ठीक है। ये जो चर्च है आपका, उसको उस समय जो है इनकी विक्ट्री के साथ इसको कन्वर्ट कर दिया गया करिए, जो आपका कारी बोला जाता है, कारी बोला जाता है ना, कारिये बोल सकते हैं उसको, कारिये या कारी मॉस्को जो है 1511 में। इसके बाद आप देखेंगे ये नॉर्मल सी जो है फैक्ट बताए जा रहे हैं, एमर्जिंग एज अ प्रो सेक्युलर रिपब्लिक आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसकी जो कंडीशन हो गई वो प्रो सेक्युलर रिपब्लिक हो गई। इसके बाद टर्की ने इसको कन्वर्ट कर दिया म्यूजियम के रूप में 1945 में, क्योंकि ये इसलिए, और इसके साथ ही फिर 1958 में आम जनता के लिए इसको ओपन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ में, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये इस तरीके के नाम आते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 21 को, ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द डिसीजन टू कन्वर्ट द जो आपका ये है आपका जो आपका हागिया सोफिया आपका म्यूजियम है इनटू अ मॉस्क, टर्किश जो आपके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रेसेप जो आपके टाइप हैं, है ना, मतलब रेसेप टाइप उनका नाम है, एर्दोगन, उन्होंने इस्तांबुल में जो ये आपका ऐतिहासिक चर्च है चोरा चर्च, उसको फिर से मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये जो है चोरा चर्च है कहाँ, तो इस्तांबुल में स्थित है, ठीक है ना, इस्तांबुल में स्थित है, बस इतना देखना है हमको, और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन मैप में देख लेना है। इसका रीज़न क्या है, तो विशेषज्ञों ने बताया कि वहाँ पर इसको मतलब इस तरीके का जो उन्होंने निर्णय लिया उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि वर्तमान में वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई, पूरे वर्ल्ड में बढ़ी हुई है, क्योंकि कोविड के कारण पूरी की पूरी जो इकॉनमी है उसमें पूरे ऋणात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो पूरा विश्व है वो 20-25 साल पीछे चला गया, सीधी बात है ना, जो आप देख पा रहे हैं। तो इसके कारण जो वहाँ पर
मतलब आंतरिक संघर्ष, जो आंतरिक डिस्टर्बेंस की समस्या देखी जा रही है, तो उसके कारण वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो जो भी रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी खेमे हैं उनका जो है जन समर्थन वो प्राप्त करने के लिए ऐसा जो है काम उन्होंने किया है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप, तो जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो आपका ग्रीन पाथ से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको NHAI बोलते हैं आप, ठीक है ना, हाईवे से रिलेटेड जो है सारा जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो यही है, स्पेसिफाइड की गई है, स्पेसिफिक है ये। तो 21 अगस्त 2020 को इन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको ग्रीन पाथ बोला जा रहा है। ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो भैया जो भी आपका यूज़ करने वाला आदि आदमी है, जो भी व्यक्ति है, यूज़र है, उसको एक तरीके का यूज़र आईडी बनाया जाएगा वहाँ पर। और अब तक जो है आप देखेंगे कि 7800 जो आपके प्लांट्स है वहाँ पर इस जो एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैपिंग, गूगल अर्थ जो समझते वैसे, तो वो प्लांट्स को क्या किया जाएगा, जियो टैग किया जाएगा। जियो टैग जैसे फसल बीमा योजना में नहीं है कि भैया कलर चेंज हो जाएगा तो पता चलेगा कि ये नष्ट हो गई कि नहीं हो गई, वैसी आप टेक्नोलॉजी इसको समझिए। तो ये जो विकसित किया गया ये जो एप्लीकेशन है, इसमें उसका मतलब जो भी है वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके विकास, स्थान, प्रजातियों के विवरण, उन सबको वो मॉनिटर करेगा। और व्यक्तिगत जो भी इंडिविजुअल जो भी आपकी प्लांटेशन वाली स्कीम्स हैं उनके द्वारा किस तरीके के लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है उनकी उपलब्धियों को बनाए भी रखेगा। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाएगा, तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा जो किया जाएगा, और उसका नाम आपका डेटा लेक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वैसे भी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेटा एनालिटिक्स है, लेकिन बिल्कुल सिंपल मैनर में उसको रेडी करना है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे नहीं, है ना। हमको पाइथन और मशीन जो है लर्निंग नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या यूज़ है ना। तो होता क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके बारे में एक 100 शब्दों में आंसर लिख के दिखाइएगा, बिल्कुल छोटा क्रिस्प। डेटा लेक जो है आपका वो है क्या, ये एक आपकी रिपोजिटरी डेटा स्टोर्ड है इन रॉ फॉर्मेट। तो रॉ फॉर्मेट में वहाँ पर जो भी डेटा होगा उसको संग्रहित किया जाएगा। इसमें दोनों तरीके के डेटा होंगे, है ना। डेटा एनालिटिक्स के अंदर ये दो ही चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है ना। मतलब डेटा को वहाँ पर संरक्षित रखने के लिए ये दो जो है वो आयाम अपनाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत मेनली क्या इंक्लूड होता है, रिपोर्टिंग एंड मशीन लर्निंग। देखिए मशीन लर्निंग एक लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है वो, ठीक है ना, सांख्यिकी से रिलेटेड है। और दूसरा जो है पाइथन वगैरह में भी इसमें किया जाता है ना। तो जो डेटा साइंस वाला पार्ट होता है वो मशीन लर्निंग से किया जाता है। तो ये दो पार्ट होते हैं, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, NHAI जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशन वाइज उन्होंने ट्री प्लांटेशन कैंपेन के लिए इसको किया है, इसीलिए इसका नाम जो है ग्रीन इंडिया रिजोल्यूशन उन्होंने संज्ञा दी है। और ये लॉन्च करके जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए और सतत विकास के लिए, सस्टेनेबिलिटी के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अराउंड 25 लाख जो है आपके सैंपल मतलब सैम्पलिंग की गई है प्लांटेड मतलब प्लांट्स वगैरह की अलोंग द नेशनल हाईवे इन 25 डेज। देखिए 25 दिन के अंदर 25 लाख जो है प्लांट्स को वहाँ पर क्या किया गया है, सैंपल के तौर पे वहाँ पर पौधों को लगाया गया, इसीलिए तो ग्रीन पाथ और ग्रीन बेल्ट की बात की जा रही है। इसके साथ जो वर्ष के दौरान किए गए टोटल जो है आपके प्लांटेशन की संख्या इन्होंने बताई है 35.22 लाख हैं। इसी से तो हम पेरिस जो हमारा क्लाइमेट डील है उसके तहत जो INDC हमारा लक्ष्य 2005 के अंतर्गत जो उत्पादन था वो GDP के जो है इतना कम कर देना, कितना कम कर देना वो फैक्ट बताइएगा, 30% था 35% था, है ना। तो आप प्लीज़ उसको वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो एप्लीकेशन उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये क्या करेगा, तो ये ट्रैक करेगा, ये प्लांट की ग्रोथ करेगा, प्लांट की जो फोटोज़ है उनको अपलोड करेगा एवरी 3 मंथ्स में, है ना। जो टाइम लिमिट है वो 3 महीने में है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो मिनिमम हाइट है 1.5 मीटर है, हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड टू एंश्योर प्लांट सर्वाइवल, है ना। तो उनकी सर्वाइवल के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई जो है उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो यहाँ पर डेटा यूज़ किया गया 1.5 मीटर की रखी गई है। इसके अलावा NHAI की रैंकिंग की बात करेंगे तो जुलाई 2020 में इन्होंने ये घोषणा की थी कि जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए वो सड़कों को रैंक प्रदान करेंगे। तो इसमें वो कौन कौन से आधारों को मतलब वहाँ पर रैंकिंग देंगे, तो आपकी इसमें जो भी आपकी नेशनल हाईवे है उसकी दक्षता की बात करेंगे ये। उसके अलावा उपयोग करता है जो यूज़र हैं उनकी सेवाओं और राजमार्ग सुरक्षा, सबसे बड़ी बात तो यही सुरक्षा के आधार पर किया जाएगा। साथ ही बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर इनको अलग अलग रैंकिंग दी जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी लिखिएगा 100 शब्दों में कि क्या है ये, है ना। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 2019-20 में जो NHAI ने कंप्लीट किया है टोटल कंस्ट्रक्शन वो 3979 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज को उन्होंने कंप्लीट किया है। ये आपका हाईएस्ट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन है जो अचीव किया है इन्होंने। और अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ भारतमाला जो आपकी योजना है इसमें जो लक्ष्य है आपका वो 34,800 किलोमीटर जो आपके नेशनल हाईवेज है उसमें जो अप्रूव किया गया था, है ना, 17 से 22 के लिए जो है वो
34,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को अप्रूव किया गया था कि इतना जो है कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, पूरे अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है ना, वो आपकी हाईवेज वगैरह होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के मैनर हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे, है ना, मतलब अगर आप देखें तो जैसे फ्लाइट्स हो गए, तो वैसे फ्रेट भी होते हैं वो, है ना, जो माल वाहक होते हैं। उसके अलावा ट्रेन हो गई आपकी, फिर सड़क हो गया आपका, है ना, तो उसी के अंतर्गत इनको रीढ़ माना जाता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर सरकार जो है इस पर काम करती है। देखिए 1929 में जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन वाला फेज था, तभी इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट किया था कीन्स मॉडल के अंतर्गत यूएसए ने, और देखिए आज उसकी इकोनॉमी किस स्टेज में है। ठीक है ना, तो ये है आपका। और उसके अलावा जो आज की ये न्यूज़ जो थी वो लास्ट थी। अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो आपका फ्लेवोनाइट्स से रिलेटेड है, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो भैया ये होता क्या है आपका फ्लेवोनाइट्स? जो है ये ग्रुप ऑफ जो आपका फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स में। ये जो है आपके मतलब दे अलोंग विथ जो आपके कैरोटोनाइट्स है ना, कैरोटोनॉइड्स बोला जाता है, कैरोटीन आप सुनते होंगे ना बालों के संदर्भ में। तो उसके साथ साथ फलों और सब्जियों में विविध रंगों के लिए ये क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात देखें इसमें, दूसरा स्टेटमेंट जो है इसके जो स्वास्थ्य लाभ है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ये भैया गुड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये आपके जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उसको रिलीज करने में, उसको बाहर निकालने में, उत्सर्जित करने में क्या करते हैं? फायदा देते हैं। उसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इनके अंतर्गत, है ना, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंड ऑल्सो ऑफर बेनिफिट फॉर द इम्यून सिस्टम। तो बहुत फायदेमंद है ये। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि साइंटिस्ट ने फ्रॉम जो आपके अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है फाउंड द फर्स्ट सिंथेटिक रूट फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लेवोनाइट्स मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ जो आपकी टीबी है और चिकनगुनिया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कहीं भी यूज भी कर सकते हैं इसको। ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो स्टेटमेंट है आपका उसमें लिखा गया है कि जो आपके फ्लेवोनाइट्स हैं, है ना, इनका जो वाइड स्प्रेड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर वेराइटी एंड देयर रिलेटिवली लो टॉक्सिसिटी कंपेयर टू अदर एक्टिव प्लांट कंपाउंड्स फॉर इंस्टांस अल्कोलॉइड्स जो लिखा हुआ है आपका, मींस दैट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंजेस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज इन देयर डाइट। तो सबको अपनी जो है आहार में इनको महत्वपूर्ण मात्रा में जो है यथोचित मात्रा में लेते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। बिल्कुल ठीक है ये। चौथा स्टेटमेंट भी, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, ग्वाली पहाड़ी पे, है ना, और इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। पेरिस क्लाइमेट के बाद ही जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनके मतलब वहाँ पर ये पहले स्टार्ट की गई थी, जिसमें भारत भी वहीं पर था, है ना। भारत और फ्रांस जो था वो मेनली जो थे वहाँ पर काम कर रहे थे, वो लीडरशिप प्रदान कर रहे थे, है ना। तो ये जो है आपका जो भी आपका, जैसे आप पूरी अर्थ देखेंगे तो अर्थ में जो आपका एरिया है, मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 23.5 है, ये 23.5 है, तो ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है इसके बीच में सालों भर जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा है जो सोलर इंसोलेशन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो है सोलर जो एनर्जी है उसको जो है क्या करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए इस तरीके का अलायंस बनाया गया, क्योंकि वो क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो जो है पहला जो स्टेटमेंट है वो यही है कि ये जो है आपका सौर संसाधन से संपन्न देश, जो आपका कैप्रिकॉन और जो आपका जो कैंसर रेखा के बीच की जो जगह होती है वहाँ वाले देश में है, उनके गठबंधन के रूप में इसको शुरू किया गया है, ताकि उनके जो है एनर्जी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बिल्कुल सही है। 67 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अभी तक साइन किया है और रेटिफाई किया है इस फ्रेमवर्क को, और जो असेंबली है आपकी आईएसए की, वो आपकी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, विच कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। तो सारे सदस्य देशों से वहां पर प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो मतलब वही मैं बता रहा था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, और वहां पर जो है आपका ये संस्थान है जिसका नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। तो वो आपका गुरुग्राम में है, और जो पहाड़ी है वो ग्वाल पहाड़ी बोला जाता है ना, वो इसमें नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका डी सभी हो जाएगा। और इसी के साथ आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग रेगुलर कंसिस्टेंट होकर आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।